कैसे ये छोटी सी चीज कार के शीशे को बड़े आराम से तोड़ सकती है। एक ऐसी बीमारी जिससे आपकी आत्मा शरीर से बाहर निकलने की जिद करने लग जाती है। एडिडास तो एक ही कंपनी है, फिर ये दो लोगोस क्यों? कैसे ये पैकेट में आने वाली नूडल्स पिरामिड से भी कहीं ज्यादा लंबी हो सकती है? हर जगह आपको एक ट्रायंगल शेप जरूर दिखेगी, पर क्यों? ऐसी रोड्स जिन पर कार चलाते ही म्यूजिक बजना शुरू हो जाता है। रोल्स रॉयस की बोनेट पर जो उड़ती हुई लेडी का स्टैचू होता है, उसके पीछे की सच्चाई आप नहीं जानते होंगे। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। मैं एम करता हूँ 100 लाइक्स का, तो जल्दी से कर दो। नंबर 15। कभी सोचा है कि हेलीकॉप्टर के उड़ने वाली जगह पर हमेशा H क्यों लिखा होता है? कई लोगों का मानना है कि H फॉर हेलीकॉप्टर इसीलिए, और हाँ, एक तरीके से H फॉर हेलीपैड को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी पायलट को दूर से ही पता चल जाता है कि ये ऑफिशियल लैंडिंग स्पॉट है। एक्चुअली हेलीकॉप्टर की लैंडिंग काफी सेंसिटिव और रिस्की होती है, इसीलिए जगह बिल्कुल फ्लैट, साफ और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि हेलीकॉप्टर के तेज घूमते हुए रूटर्स आसपास की छोटी से छोटी चीज को भी उड़ाकर अपनी तरफ खींच सकते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लेड से टकरा जाए तो काफी खतरनाक एक्सीडेंट हो सकता है। इसी वजह से बिल्डिंग्स या ग्राउंड पर प्रॉपर कंक्रीट हेलीपैड बनाया जाता है। जो H लिखा होता है वो सिर्फ ये बताता है कि हेलीकॉप्टर यहाँ पे लैंड कर सकता है। लैंडिंग किस डायरेक्शन से करनी है वो पायलट विंड डायरेक्शन और अप्रोच पाथ देखकर डिसाइड करता है, H से नहीं। यानी कि सिंपल सी बात है, H का मतलब होता है हेलीपैड, कि यहाँ हेलीकॉप्टर की लैंडिंग अलाउड है। नंबर 14। कभी आपने सोचा है कि गोल्ड मेटल होके भी इतना महंगा क्यों होता है? क्या सिर्फ इसके कलर की वजह से? एक्चुअली बात इससे काफी इंटरेस्टिंग है। गोल्ड असल में अर्थ के सरफेस का हिस्सा ही नहीं था। जब अर्थ बनी थी, हैवी मेटल्स जैसे गोल्ड मोल्टन कोर में चले गए। जो गोल्ड आज हमारी जमीन के ऊपर की लेयर में मिलता है, वो बाद में मीटरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स के क्रैश होने से आया है। यानी कि जो हम गोल्ड पहनते हैं वो लिटरली आउटर स्पेस का गिफ्ट है। आज गोल्ड को जमीन से निकालने के लिए माइनिंग करनी पड़ती है, और ये प्रोसेस बहुत महंगा और डेंजरस होता है। हर माइनिंग अलग होती है, पर एवरेज क्वालिटी के ओर में 1 ग्राम गोल्ड निकालने के लिए 1 टन या उससे ज्यादा पत्थर तोड़ना पड़ता है। जितना कम गोल्ड ओर में होगा, उतना ज्यादा रॉक तोड़ना पड़ेगा, इसीलिए कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इस सब के साथ गोल्ड का प्राइस नेचुरली हाई होता है, और रिसर्चर्स का मानना है कि आने वाले टाइम में गोल्ड माइनिंग और ज्यादा डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव होती जाएगी, क्योंकि हाई क्वालिटी गोल्ड ओर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन आने वाले 25 सालों में माइनिंग पूरी तरह नामुमकिन नहीं होगी, बस और चैलेंजिंग बनेगी। स्पेस से आया हुआ मेटल, रिस्की माइनिंग और लिमिटेड सप्लाई, इसी वजह से गोल्ड हमेशा स्पेशल और महंगा रहता है। नंबर 13। हमारी दुनिया जानवरों को बिल्कुल ही अजीब दिखाई देती है। सबसे पहले स्नेक। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि इनका विजन इंसानों से अलग होता है, और इन्हें दुनिया कुछ ऐसी दिखाई देती है क्योंकि ये थर्मल सिग्नेचर्स को सेंस कर पाते हैं। इनके स्नाउट्स पर इंफ्रारेड सेंसिटिव रिसेप्टर्स की वजह से कुछ स्नेक्स वार्म ब्लडेड मैमल्स की रेडिएटेड हीट को देख सकते हैं। नेक्स्ट कबूतर। इनका विजन बहुत तेज होता है, जैसे कि हमें सिर्फ रोड दिखाई दे रहा है, लेकिन एक कबूतर इस रोड के क्रैक्स यानी दरारों को भी देख सकता है, बिल्कुल एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, और इनका विजन 340 डिग्रीज तक होता है। नेक्स्ट बिल्ली। इनको हमारी तरह ज्यादा कलर्स तो नहीं दिखाई देते, लेकिन ये रात में इंसानों के मुकाबले 6 गुना ज्यादा अच्छे से देख पाती हैं। यानी कि जहां हमें बिल्कुल अंधेरा दिखाई देता है, वहां बिल्ली आराम से देख सकती है। नेक्स्ट फ्लाई। मक्खी। इनको दुनिया स्लो मोशन में दिखाई देती है, और ये अल्ट्रा वायलेट लाइट को भी देख सकती है। और मक्खियों की किस्म में मधुमक्खियों का विजन काफी अजीब होता है। इन्हें लाल कलर दिखता ही नहीं है, क्योंकि हर लाल चीज इन्हें नीली दिखाई देती है। नंबर 12। क्या ये सच में मैट्रिक्स का एक ग्लिच है? इस वीडियो को देखो और बताओ कि ये घोड़ा किस तरफ जा रहा है। अब कई लोगों को ये आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और कई लोगों को पीछे की तरफ, पर रियलिटी में आप जिस तरफ सोचोगे ये घोड़ा उसी डायरेक्शन में जाएगा। मतलब आगे की तरफ सोचोगे तो ये आपको आगे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, और अगर आप हमारी तरफ आता हुआ सोचोगे तो ये हमारी तरफ ही आता हुआ दिखाई देगा। दरअसल इस घोड़े का कलर काफी डार्क होने की वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि ये घोड़ा दोनों तरफ चल रहा है, पर रियलिटी में ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, और वो किस डायरेक्शन में वो आपको कमेंट में बताना है। अब इस आवाज को सुनो और बताओ कि ये क्या बोल रहा है, ब्रेनस्टॉर्म या फिर ग्रीन नीडल। अब कई लोगों को ब्रेनस्टॉर्म सुनाई दे रहा होगा और कई लोगों को ग्रीन नीडल, पर क्या हो अगर मैं बोलूं कि इस साउंड को सुनते टाइम आप जिस वर्ड को पढ़ोगे आपको वैसे ही आवाज सुनाई देगी। यकीन नहीं हो रहा तो खुद ही सुन लो।
नंबर 11, अर्नोल्ड शोएनबर्ग नाम का एक म्यूजिक कंपोजर थे जो कि उनके जमाने में बहुत फेमस थे, लेकिन इन्हें एक ऐसी चीज से डर लगता था जिसके बारे में आपको जानकर यकीन नहीं होगा। असल में इन्हें ट्रिस्काइडेकाफोबिया था। इस फोबिया में इंसान को नंबर 13 से डर लगता है और हैरानी की बात तो ये है कि इनकी डेथ 76 इयर्स की एज में हुई थी और अगर आप 7 + 6 करोगे तो फिर से 13 आएगा। मतलब जिस चीज का इन्हें डर था वही इन्हें ले डूबा। नंबर 10, इस दुनिया में आप पता नहीं रोज कितने लोगों से मिलते हो और आपने कितनी जगह ट्रैवल किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि कभी ना कभी आपके साइड से कोई सीरियल किलर गुजरा होगा जिसके बारे में आप आज तक नहीं जानते। नंबर 9, दुनिया में एक ऐसी भी बीमारी है जिसके बारे में सोचते ही मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकलने की जिद करने लगती है, क्योंकि इसमें इंसान की आत्मा इंसान के शरीर के अंदर ही कैद हो जाती है, जिसे निकालने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, मौत। इसे टोटल लॉक्ड इन सिंड्रोम कहते हैं। इसका एक लाइट वर्जन भी होता है, लेकिन हम बिल्कुल आखिरी स्टेज की बात करेंगे। इस कंडीशन में इंसान का दिमाग बिल्कुल जिंदा रहता है और वो सोच भी पाता है, लेकिन बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो जाती है और फिर इंसान ना तो हिल सकता है, ना उठ सकता है, ना आंखें हिला सकता है और ना ही दर्द बयां कर सकता है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स को बिना मशीन के ये भी पता नहीं चलता कि इंसान सो रहा है, जाग रहा है या रो रहा है। कुल मिला के वो अपनी ही बॉडी में कैद हो जाता है। नंबर 8, काफी लोगों को ये गलत फहमी होती है कि जब ये विंड टर्बाइन्स इतनी ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करते हैं, वो भी सिर्फ हवा का यूज करके, जो कि बिल्कुल फ्री होती है, और इन विंड मिल्स को लाखों की तादाद में क्यों नहीं लगा दिया जाता ताकि कोल भी सेव किया जा सके, जो कि बहुत कीमती होता है। अब क्योंकि जो लोगों को दिखता है जरूरी नहीं है कि वैसा हो भी। ये बात आधी तो सच है कि विंड मिल्स एक बार लग जाए तो फिर बहुत सारे पैसों की इलेक्ट्रिसिटी फ्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ विंड मिल को लगाने में ही 5 से 6 करोड़ रुपए का खर्चा आता है और ऊपर से हर साल या फिर कभी कभी साल में 2 बार इसकी सर्विसिंग पर भी अलग खर्चा होता है। इसीलिए इन्हें लाखों की तादाद में लगाना आसान नहीं है। नंबर 7, क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी हमारे हाथ या पैर सो क्यों जाते हैं? क्या मतलब इन्हें भी अलग से सोने का टाइम चाहिए जैसे हम सोते हैं? एक्चुअली इसे पैरास्थीशिया कहते हैं। ये तब होता है जब हम किसी बॉडी पार्ट पे लंबे टाइम तक प्रेशर डाल के बैठे होते हैं या लेटे होते हैं। अब होता ये है उस जगह की जो नर्व्स होती हैं वो दब जाती हैं और ब्लड फ्लो भी डिस्टर्ब हो जाता है। इसी वजह से ना तो सिग्नल्स प्रॉपर्ली ब्रेन तक जा पाते हैं और ना ही उस पार्ट को ब्रेन से कोई रिस्पॉन्स मिलता है और हमें कुछ देर के लिए लगता है कि वो बॉडी पार्ट तो है ही नहीं और वो नंब हो जाता है या कहें कि वो सुन्न हो जाता है। फिर जैसे ही हम प्रेशर हटाते हैं या पोजीशन चेंज करते हैं तो सडनली वहाँ ब्लड वापस फ्लो करता है और हमें ऐसा फील होता है कि उस जगह पर चींटियां सी चल रही हैं या पिन चुभने जैसा फील होता है, क्योंकि वो डेड नर्व्स वापस से एक्टिव हो रही होती है। नंबर 6, कैसे ये पैकेट में आने वाली नूडल्स एक पिरामिड से भी ज्यादा लंबी हो सकती है? आपने कभी ये सोचा है कि हाथों से बनाई गई सबसे बड़ी नूडल्स कितनी लंबी होगी? जापान के हिरोशी कुरोडा नाम के एक शख्स ने सबसे ज्यादा बड़े हैंडमेड नूडल्स बनाए हैं, जो कि साइज में 183.72 मीटर्स हैं। ये अमेरिका के वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट से भी ज्यादा लंबी है और जो मैंने वीडियो में पहले कहा था कि ये पिरामिड से भी ज्यादा बड़ी है, तो एक्चुअली वॉशिंगटन टावर से छोटा तो पिरामिड ऑफ गीजा है और उसी के साथ ये काफी टेस्टी भी है। ये शेफ काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं और कई सालों से नूडल्स बना रहे हैं, तो इसीलिए ये इस काम में सक्सेसफुल भी हैं। वैसे अगर मशीन से इतनी बड़ी नूडल्स बनानी है तो वो काफी आसानी से बन जाएगी। इसीलिए ये वाली नूडल्स इसलिए इतनी स्पेशल हैं क्योंकि इनको पूरी तरह से हाथों से बनाया गया है। नंबर 5, ब्रिजेस हो, टावर्स हो या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हर जगह आपको ट्रायंगल शेप जरूर दिखेगा और ये कोई डिजाइन का शौक नहीं है। इसके पीछे 3 सॉलिड इंजीनियरिंग रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन, ट्रायंगल शेप जल्दी कोलैप्स नहीं होती, क्योंकि जब ट्रायंगल की एक साइड पर फोर्स लगती है तो वो फोर्स तीनों साइड्स में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसीलिए प्रेशर एक जगह जमा नहीं होता और स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है। दूसरा रीजन, ट्रायंगल को कोलैप्स करना तब तक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है जब तक उसकी कोई एक साइड टूट ना जाए। स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप्स बिना टूटे भी बेंड हो सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल अपना शेप तब तक नहीं बदलता जब तक उसकी एक साइड फेल ना हो। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन, ट्रायंगल शेप सबसे ज्यादा रिजिड होती है। इसे इजीली अलाइन और डिफॉर्म नहीं किया जा सकता, इसीलिए लोड आने पर भी स्ट्रक्चर की शेप नहीं बिगड़ती। इसी वजह से ही इंजीनियर्स ब्रिजेस, टावर्स
कार्स और बिल्डिंग्स के अंदर ट्रायंगल बेस्ड फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। ट्रायंगल शेप सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, कंस्ट्रक्शन की बैकबोन है। नंबर 4, अगर आप स्पार्क प्लग में से ये व्हाइट सिरामिक निकाल लेते हो तो ये कार का शीशा बड़े प्यार से तोड़ देगा। जो कार का शीशा हथौड़ा गिरने पर भी नहीं टूटता, वो ये छोटे से सिरामिक के टुकड़े से आसानी से टूट जाता है। पर कैसे? दरअसल स्पार्क प्लग पर लगा ये व्हाइट सिरामिक काफी हार्ड होता है और तोड़ने पर इसके टुकड़े बहुत नोकीले हो जाते हैं। वहीं कार की साइड विंडोज टेम्पर्ड ग्लास की होती हैं, जो कि अंधाधुंध मुक्के मारने से भी नहीं टूटती। लेकिन अगर टेम्पर्ड ग्लास के एक छोटे से पॉइंट पर फोर्स लगाया जाए, जो ये सिरामिक का टुकड़ा मारने पर बखूबी करता है, तो ये शीशा आसानी से टूट जाएगा अगर नोकीली तरफ से लगे तो। नंबर 3, जैसे ही इन रोड्स पर से कोई गाड़ी गुजरती है, रोड अचानक म्यूजिक बजाना शुरू कर देता है। अब ये कोई मैजिक नहीं है, ये है म्यूजिकल रोड्स की साइंस। इन रोड पर स्पेशली ग्रूव्स या रिजेस बनाए जाते हैं जो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर होते हैं। जब गाड़ी इनके ऊपर से एक पर्टिकुलर स्पीड पर गुजरती है तो टायर की वाइब्रेशन हवा के साथ मिलकर प्रॉपर म्यूजिकल नोट्स क्रिएट करती हैं। स्पीड थोड़ी सी कम या ज्यादा हुई तो म्यूजिक भी ऑफ बीट हो जाता है। इसीलिए हर म्यूजिकल रोड के साथ एक रिकमेंडेड स्पीड लिखी होती है। ये रोड सिर्फ फन के लिए नहीं होता, बल्कि ड्राइवर्स को स्पीड लिमिट फॉलो करवाने का स्मार्ट तरीका भी है। जापान, साउथ कोरिया, नीदरलैंड्स और यूएसए जैसी कंट्रीज में ऐसी म्यूजिकल रोड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। मतलब यहाँ रोड सिर्फ गाड़ी नहीं चलाती, आपके कान भी एंटरटेन करती है। नंबर 2, रोल्स रॉयस के बोनेट पर जो उड़ती हुई लेडी का स्टैचू होता है उसे स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी कहा जाता है। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक लग्जरी सिंबल समझते हैं, लेकिन इसकी रियल स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। इस स्टैचू की मॉडल थी एलिनर विलास्को थॉर्नटन, जो एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि लॉर्ड मोंटागू की पर्सनल सेक्रेटरी थी। दोनों के बीच में एक सीक्रेट रोमांटिक रिलेशनशिप था। 1909 में लॉर्ड मोंटागू ने अपनी प्राइवेट रोल्स रॉयस के लिए स्कल्पचर चार्ल्स साइक्स को एक स्पेशल मैस्कॉट बनवाने को कहा, जिसमें एलिनोर को मॉडल बनाया गया। बाद में रोल्स रॉयस को भी कार पर मैस्कॉट लगाने का आइडिया पसंद आया और 1911 में कंपनी ने इस स्टैचू का मॉडिफाइड वर्जन अपना ऑफिशियल सिंबल बना लिया। यानी रोल्स रॉयस का ये स्टैचू एक पर्सनल लव स्टोरी थी जो बाद में रोल्स रॉयस का आइकन बन गई। नंबर 1, ये है एडिडास का लोगो और ये भी है एडिडास का लोगो। दोनों ही असली हैं, लेकिन ये दो लोगोस क्यों? दरअसल एडिडास की शुरुआत हुई थी 1924 में जर्मनी में बाय 2 जर्मन ब्रदर्स एडी डेसलर और रुडोल्फ डेसलर। एडी घर पे शूज बनाता था और रुडोल्फ उन्हें बेचता था। उनको एक बड़ा ब्रेक मिला 1936 जर्मन ओलंपिक्स में, जब उन्होंने यूएस एथलीट जेसी ओवेंस को कन्विंस किया अपने शूज पहनने के लिए, जिसने फिर 4 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। बाद में हो गई दोनों भाइयों में लड़ाई और छोटे भाई एडी ने बनाया एडिडास। उसका ये 3 पत्तियों वाला लोगो एक्चुअली में फुटबॉल्स है जो 1971 में सबसे पहले अपीयर हुआ था। ये रिप्रेजेंट करता है वो 3 कॉन्टिनेंट्स जहां एडिडास अपने प्रोडक्ट्स को बेचता था। जबकि ये नया लोगो 1991 में आया। आज ये 3 फुटबॉल वाला लोगो एडिडास ओरिजिनल्स की लाइफ एंड कैजुअल प्रोडक्ट्स की लाइन में यूज होता है, जिसके प्रोडक्ट्स जनरली ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और एथलीट्स के लिए नहीं होते। जबकि ये माउंटेन वाला लोगो ज्यादा अफोर्डेबल और स्पोर्ट्स लाइन में यूज किया जाता है। बाय द वे, एडी के बड़े भाई रुडोल्फ ने एक आइकॉनिक शूज ब्रांड बनाया था जिसका नाम है प्यूमा। तो ये वीडियो यहीं एंड होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग जेवियर टीवी।